नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जी के जी एस करंट अफेयर्स विधि पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स से यानी कि भौतिकी विज्ञान से। और इसी टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए बिना देर किए हम आज का अपना पहला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जब हम इंद्रधनुष देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? Which of the following statements is true when we see rainbow? ऑप्शन से सूर्य और वर्षा की बूंदें दोनों ही हमारे सामने होती है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य की दिशा में बनता है। ए और बी दोनों, या सूर्य हमारे पीछे रहता है तथा वर्षा की बूंदें हमारे सामने होती है। Both the sun and the raindrops are in front of us. Rainbow is always formed in the direction of the sun. Both A and B, या फिर the sun remains behind us and we face raindrops। और इसका सही उत्तर होगा The sun remains behind us and we face raindrops। सूर्य हमारे पीछे रहता है तथा वर्षा की बूंदें हमारे सामने होती है, तभी इंद्रधनुष बनता है, यानी कि तभी इंद्रधनुष का फॉर्मेशन होता है। इंद्रधनुष निर्माण में अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन दोनों ही होता है। यह वायुमंडल में मौजूद छोटी पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के फैलाव के कारण होता है। ये बूंदें एक छोटे प्रिज्म की तरह काम करती है। वे आपतित सूर्य के प्रकाश को अपवर्तित और फैलाते हैं, फिर उसे आंतरिक रूप से परावर्तित करते हैं, और अंत में जब ये पानी की बूंद से बाहर आता है तो इसे फिर से अपवर्तित कर देता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में ही बनता है। इन रेनबो फॉर्मेशन बोथ reflection and internal reflection takes place. It is caused by the dispersion of sunlight by tiny water droplets present in the atmosphere. These droplets act like a small prism. They refract and disperse the incident sunlight, then reflect it internally, and finally refract it again when it comes out of water droplet. A rainbow is always formed in the direction opposite to that of the sun. हमारा अगला सवाल है, सुदूर संवेदन उपकरण में किस किरण का अंतर्निहित स्रोत होता है? रिमोट सेंसिंग डिवाइस हैज एन इनबिल्ट सोर्स ऑफ विच रे? ऑप्शन से अवरक्त किरण, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंग, या उपयुक्त सभी। इंफ्रारेड रे, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, या ऑल ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा इंफ्रारेड रे, यानी कि अवरक्त किरण। इंफ्रारेड इमेजिंग का उपयोग सैन्य और नागरिक उद्देश्यों के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। सैन्य अनुप्रयोगों में लक्ष्य प्राप्ति, निगरानी, रात्रि दृष्टि, होमिंग और ट्रैकिंग शामिल है। गैर सैन्य उपयोगों में थर्मल दक्षता विश्लेषण, पर्यावरण निगरानी, औद्योगिक सुविधा निरीक्षण, दूरस्थ तापमान संवेदन, कम दूरी का वायरलेस संचार, स्पेक्ट्रोस्कोपी और मौसम पूर्वानुमान शामिल है। इंफ्रारेड खगोल विज्ञान, आणविक बादलों जैसे अंतरिक्ष के धूल भरे क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए सेंसर से सुसज्जित दूरबीनों का उपयोग करता है। ग्रहों जैसे वस्तुओं का पता लगाना और ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों से अत्यधिक लाल स्थानांतरित वस्तुओं को देखना। रिमोट सेंसिंग में दो मुख्य प्रकार है, निष्क्रिय रिमोट सेंसिंग और सक्रिय रिमोट सेंसिंग। निष्क्रिय सेंसर द्वारा मापे गए विकिरण का सबसे आम स्रोत परावर्तित सूर्य का प्रकाश है। निष्क्रिय रिमोट सेंसर के उदाहरण में फिल्म फोटोग्राफी, इंफ्रारेड, चार्ज युग्मित डिवाइस और रेडियोमीटर शामिल है। Infrared imaging is used extensively for military and civilian purposes. Military applications include target acquisition, surveillance, night vision, homing and tracking. Non-military usage includes thermal efficiency analysis, environmental monitoring, industrial facility inspections, remote temperature sensing, short-range wireless communication, spectroscopy, and weather forecasting. Infrared astronomy uses sensor-equipped telescopes to penetrate dusty regions of space, such as molecular clouds, detect objects such as planets, and to view highly red-shifted objects from the early days of the universe.
There are two main types of remote sensing: passive remote sensing and active remote sensing. Reflected sunlight is the most common source of the radiation measured by the passive sensors. Examples of passive remote sensors include film photography, infrared, charge coupled devices, and radiometers. और इस डायग्राम में दिखाया गया है पैसिव सेंसर्स और एक्टिव सेंसर्स। पैसिव सेंसर्स में दिखाया गया है कि किस तरीके से सोर्स ऑफ रेडिएशन सन रे है। हमारा अगला सवाल है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम कितनी दूरी की आवश्यकता होती है? व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू हियर द इको? ऑप्शन से 15.5 मीटर, 16.3 मीटर, 17.2 मीटर या नन ऑफ द अबव, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर होगा 17.2 मीटर। यदि हम किसी उपयुक्त परावर्तक वस्तु जैसे ऊंची इमारत या पहाड़ के पास चिल्लाते हैं या ताली बजाते हैं, तो हमें थोड़ी देर बाद फिर से वही ध्वनि सुनाई देगी। जो ध्वनि हम सुनते हैं उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। ध्वनि तरंगों के परावर्तन की घटना के कारण गूंज सुनाई देती है। इक्को को स्पष्ट रूप से सुनने के लिए स्रोत पर खड़े व्यक्ति द्वारा इक्को को सुनने के लिए परावर्तक वस्तु ध्वनि स्रोत से 17.2 मीटर से अधिक होनी चाहिए। If we shout or clap near a suitable reflecting object such as a tall building or a mountain, we will hear the same sound again a little later. The sound which we hear is called an echo. Echoes are heard due to the phenomena of reflection of sound waves. To hear the echo clearly, the reflecting object must be more than 17.2 meters from the sound source for the echo to be heard by a person standing at the source. और यहाँ हम एनिमेशन के थ्रू इको के बारे में समझेंगे। लेफ्ट साइड में देखिए कि एक ऑब्जेक्ट है और राइट साइड में साउंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मान लीजिए साउंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस दीवार है और ऑब्जेक्ट एक मनुष्य है। मनुष्य बेसिकली क्या है? सोर्स ऑफ साउंड है। मान लीजिए कि मनुष्य साउट करता है या क्लैप करता है, तो ये आवाज़ मनुष्य से होते हुए इस दीवार तक जाएगी और इस दीवार से जाके टकराएगी, और फिर टकराने के बाद यही आवाज़ दोबारा इस मनुष्य तक पहुंचती है। तो ये जो रिफ्लेक्ट होके इस दीवार से ये आवाज़ जो मनुष्य के कानों तक पहुंचती है, इसी को हम लोग इको कहते हैं। लेकिन इस इको को सुनने के लिए मनुष्य और उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच की दूरी 17.2 मीटर की होनी चाहिए। और ऑब्जेक्ट और साउंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच 17.2 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये क्यों होना चाहिए? एक मैथमेटिकली हम लोग इसको समझते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस 17.2 मीटर है। तो 17.2 मीटर निकलता कैसे है, ये देखते हैं। हम लोग डिस्टेंस का फार्मूला जानते हैं कि d इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यानी कि वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस एक नहीं है, यहाँ पे डिस्टेंस दो है, यानी कि साउंड ने दो डिस्टेंस कवर किया है। पहला वो डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट से होते हुए रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक जा रही है, और फिर दूसरा डिस्टेंस वो जो साउंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस से होते हुए उस ऑब्जेक्ट तक दोबारा जा रही है, जिसे हम इको कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे डी क्या होगा, 2d होगा। तो डी का पहले फार्मूला देख लेते हैं, यानी कि डिस्टेंस का फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। डी इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी होता है। वी वेलोसिटी होता है और टी टाइम होता है। और 2d, और 2d के बारे में आप लोगों को मैंने बता ही दिया था कि बेसिकली डिस्टेंस 2 कैसे हो गया, 2 मल्टीपल क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक डिस्टेंस नहीं, यहाँ पे दो डिस्टेंस है। एक वो जो ऑब्जेक्ट से होते हुए रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक जा रहा है, और दूसरा वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से होते हुए ऑब्जेक्ट तक जा रहा है, जिसे हम इको कहते हैं। और फिर उसका हम आगे देखते हैं कि 2d इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी। और फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हम लोग मैथमेटिक्स में जानते हैं कि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई चीज़ मल्टीप्लिकेशन में हो और उसको हम लोग राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो मल्टीप्लिकेशन से क्या हो जाएगा, डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कुछ यही है। 2 को हम लोग यहाँ लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में इक्वल टू के, तो यहाँ पे हो जाएगा डी इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टू बाई टू हो जाएगा। बाय टू यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ राइट हैंड साइड में आते ही क्या हो गया, टू डिवीजन में कन्वर्ट हो गया, यानी कि डिवाइड हो गया वी मल्टीप्लाई टी से। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि वेलोसिटी बेसिकली क्या है इस साउंड का।
343 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब ये कि साउंड का जो स्पीड है एयर में वो है 343 मीटर पर सेकेंड, और मल्टीप्लाई 0.1 सेकेंड जो है वो टाइम है, यानी कि 0.1 सेकेंड टाइम है। और 0.1 सेकेंड उस चीज़ का टाइम है जो हमारे कानों में रहता है, यानी कि जो ओरिजिनल साउंड है, जो ओरिजिनल साउंड वो हमारे कानों में 0.1 सेकेंड तक के सेंसेशन बनाए रखता है। उसके बाद ही हम इको को सुन सकते हैं। अगर इको उससे पहले पहुंच जाए या उससे कम टाइम में पहुंच जाए, 0.1 सेकेंड से भी कम टाइम में पहुंच जाए हमारे कानों में, तो फिर हम उसको पहचान नहीं पाएंगे इको के साउंड को। इसीलिए किसी भी इको को हमारे कानों में आने के लिए, यानी कि हम उसको पहचान सके, उसके लिए ज़रूरी क्या है कि हमारे कानों में इको जो आए वो 0.1 सेकेंड के बाद ही आए। तो समझ गए 343 मल्टीप्लाई 0.1 क्या है, यानी कि वेलोसिटी 343 हम लोगों ने क्यों लिया, और मल्टीप्लाई टाइम जो 0.1 सेकेंड वो क्यों लिया। और फिर बाई 2 कर दीजिए, और फिर इक्वल टू 17.15 मीटर। यानी कि इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू निकलता है डिस्टेंस का वो है 17.15 मीटर। तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग किस तरीके से 17.2 मीटर को निकाले हैं और समझ पाए हैं कि ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का डिस्टेंस 17.2 मीटर होना चाहिए। तो हम लोग देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का डिस्टेंस 17.2 मीटर होना चाहिए अगर इको को क्लियर सुनना हो तो। हमारा अगला सवाल है, डॉल्फिन कितनी आवृत्ति तक की ध्वनि को उत्पन्न तथा भांप सकती है? अप टू व्हाट फ्रीक्वेंसी कैन डॉल्फिन्स प्रोड्यूस एंड डिटेक्ट साउंड? ऑप्शन से 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज, 10 स्क्वायर हर्ट्ज, 10 क्यूब हर्ट्ज और 10 टू द पावर 5 हर्ट्ज। और इसका सही उत्तर होगा 10 टू द पावर 5 हर्ट्ज। डॉल्फिन अपनी प्रजाति के साथ संचार करने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करती है। ध्यान रखने वाली बात है, डॉल्फिन्स यूज अल्ट्रासोनिक वेव्स टू कम्युनिकेट विद देयर काइंड। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? ऑप्शन से ईथर, अल्कोहल, जल या पारा। ईथर, अल्कोहल, वाटर या मरकरी। और इसका सही उत्तर होगा मरकरी, यानी कि पारा। ऊष्मा सुचालक वे पदार्थ हैं जो गर्मी को तेजी से अपने अंदर से गुजरने देते हैं। ऐसे ही एक उदाहरण सोना है। अन्य चालक चांदी, एल्यूमीनियम, लोहा आदि है। चांदी को ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। मिश्र धातु में ऊष्मा के भी अच्छे संवाहक होते हैं। इन धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पदार्थ के माध्यम से ऊर्जा और आवेश दोनों का परिवहन कर सकते हैं। इसलिए अच्छे तापीय चालक भी अच्छे विद्युत चालक होते हैं। These are the substances which allow heat to quickly pass through them. One such example is gold. Other conductors are silver, aluminum, iron, etc. Silver is known to be the best conductor of heat. Alloys are also good conductors of heat. These materials contain free electrons which can transport both energy and charge through the substance. Good thermal conductors are therefore also good electric conductors. और ये एक टेबल है, और इस टेबल में आप देख सकते हैं कि सिल्वर जो है वो सबसे अच्छा कंडक्टर है, चाहे वो हीट हो चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, दोनों के लिए बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। उसके बाद लीड, रोविडियम, सेसियम, गैलियम, मरकरी एंड फ्रैंकियम है। और 5 ऐसे मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड की तरह ही नेचर रखते हैं। उनमें से जैसे एक मरकरी है, एक गैलियम है। और गैलियम जैसे कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज में लाया जाता है। और हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अधिक गंभीर जलन पैदा करता है? निम्नलिखित में से कौन अधिक गंभीर जलन पैदा करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स? ऑप्शन से उबला पानी, भाप, गर्म पानी या उपयुक्त कोई नहीं। बॉइलिंग वाटर, स्टीम, हॉट वाटर या नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा स्टीम, यानी कि भाप। उबलते पानी की तुलना में भाप में अधिक ऊर्जा होती है। इसमें वाष्पीकरण की अतिरिक्त गुप्त ऊष्मा होती है। इसलिए जब भाप त्वचा पर गिरती है और पानी बनाने के लिए संघनित होती है, तो यह समान तापमान पर उबलते पानी की तुलना में 22.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी अधिक गर्मी देती है। इसलिए
भाप से उत्पन्न जलन उबलते पानी से उत्पन्न जलन की तुलना में अधिक गंभीर होती है। Steam has more energy than boiling water. It possesses the additional latent heat of vaporization. So, when steam falls on the skin and condenses to produce water, it gives out 22.5 multiplied 10 to the power 5 joule per kg more heat than boiling water at the same temperature. Therefore, burns produced by steam are more severe than those produced by the boiling water. हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि भ्रांति है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकल इल्यूजन? ऑप्शन से प्रभामंडल, इंद्रधनुष, मृग मरीचिका या उपयुक्त कोई नहीं। हेलो, रेनबो, मिराज या नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा मिराज, यानी कि मृग मरीचिका। मृग तृष्णा या मृग मरीचिका एक ऑप्टिकल घटना है जो पानी का भ्रम पैदा करती है और एक गैर समान माध्यम के माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन और परिणाम स्वरूप होती है। सड़क पर चलते समय मिराज सबसे अधिक धूप वाले दिनों में देखे जाते हैं। A mirage is an optical phenomena that creates the illusion of water and results from the refraction of light through a non-uniform medium. Mirages are most commonly observed on sunny days when driving down a roadway. हमारा अगला सवाल है, कार रेडिएटर में पानी का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कारण से किया जाता है? For which of the following reasons water is used in car radiator? ऑप्शन से कम क्वथनांक, कम घनत्व, उच्च विशिष्ट ऊष्मा क्षमता या उपयुक्त सभी। लो बॉइलिंग पॉइंट, लो डेंसिटी, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या ऑल ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी कि उच्च विशिष्ट ऊष्मा क्षमता। पानी का उपयोग कार रेडिएटर्स में शीतलक के रूप में किया जाता है क्योंकि पानी अपनी उच्च विशिष्ट ऊष्मा क्षमता के कारण बड़ी मात्रा में ऊष्मा प्राप्त करके गर्म होता है। उच्च विशिष्ट ताप क्षमता का मतलब है पानी को अन्य तरल पदार्थों की तुलना में गर्म होने के लिए बड़ी मात्रा में गर्मी प्राप्त करनी पड़ती है। Water is used in car radiators as coolant because water becomes hot by gaining a large amount of heat due to its high specific heat capacity. High specific heat capacity means water has to gain a great amount of heat to get hot as compared to other liquids. हमारा अगला सवाल है, कौन से तत्व सुपर कंडक्टर है? What elements are superconductor? ऑप्शन से जो केवल अत्यधिक उच्च तापमान पर ही विद्युत का संचालन करते हैं, जिसका प्रतिरोध बहुत कम तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है, जिनकी चालकता धातुओं और कुचालकों के बीच मध्यवर्ती होती है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। Which conduct electricity only at super high temperatures, whose resistance falls almost to zero at very low temperature, whose conductivity is intermediate between metals and insulators, या none of the above। और इसका सही उत्तर होगा whose resistance falls almost to zero at very low temperature, यानी कि जिसका प्रतिरोध बहुत कम तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है। अधिचालकता एक विशेष महत्वपूर्ण तापमान से नीचे ठंडा होने पर कुछ सामग्रियों में होने वाले बिल्कुल शून्य विद्युत प्रतिरोध और चुंबकीय क्षेत्र के निष्कासन की एक घटना है। इसकी विशेषता मेसनर प्रभाव है, जो सुपरकंडक्टर के आंतरिक भाग से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पूर्ण निष्कासन है, क्योंकि यह सुपरकंडक्टिंग स्थिति में परिवर्तित होता है। तापमान कम होने पर धातु चालक की विद्युत प्रतिरोधकता धीरे धीरे कम हो जाती है। सुपरकंडक्टर में जब सामग्री को उसके महत्वपूर्ण तापमान से नीचे ठंडा किया जाता है तो प्रतिरोध अचानक शून्य हो जाता है। अधिचालक तार के लूप में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा बिना किसी शक्ति स्रोत के अनिश्चित काल तक बनी रह सकती है। Superconductivity is a phenomena of exactly zero electrical resistance, an expulsion of magnetic fields occurring in certain materials when cooled below a characteristic critical temperature. It is characterized by the Meissner effect, the complete ejection of the magnetic field lines from the interior of the superconductor as it transitions into the superconducting state. The electrical resistivity of a metallic conductor decreases gradually as temperature is lowered. In a superconductor, the resistance drops abruptly to zero when the material is cooled below its critical temperature.
An electric current flowing in a loop of superconducting wire can persist indefinitely with no power source. हमारा अगला सवाल है, विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि water cannot be used to extinguish a fire caused by electric current because ऑप्शन से इससे वायरिंग खराब हो सकती है, इससे इलेक्ट्रोलाइसिस हो सकता है, इससे करंट लग सकता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। इट में स्पॉइल द वायरिंग, इट में कॉज इलेक्ट्रोलाइसिस, इट में कॉज इलेक्ट्रोक्यूशन या नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा इट में कॉज इलेक्ट्रोक्यूशन, इससे करंट लग सकती है। बिजली की आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग करना जोखिम भरा है क्योंकि पानी के जेट से फायरमैन को करंट लग सकता है। पानी बिजली का अच्छा संवाहक है और विद्युत धारा वाटर जेट के माध्यम से सीधे पानी की नली पकड़ने वाले व्यक्ति के हाथों में प्रभावित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप तत्काल बिजली का झटका लगता है। Using water for putting out electric fires is risky, as the fireman can be electrocuted by the water jet. Water is a good conductor of electricity, and the electric current flows through the water jet directly into the hands of the person who is holding the water hose, resulting in immediate electrocution। और ये एक चार्ट है जिसके अंदर दिखलाया गया है कि या चाहे वाटर की बात करें, चाहे फोम की बात करें, चाहे ड्राई पाउडर की बात करें, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, तो ये किस तरह की आग को बुझाने में काम में लिए जाते हैं। तो इस चार्ट से आप देख के समझ सकते हैं कि वाटर किस किस चीज़ में काम आता है, यानी किस किस तरह की आग को बुझाने में काम आ सकता है। फोम किस तरह की आग को बुझाने में काम आता है और किस तरह में ये काम नहीं आता है। उसी तरीके से ड्राई पाउडर है, उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही अपने दोस्तों के बीच इस चैनल और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो और इन्फॉर्मेटिव चैनल पहुंच सके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।